नमस्कार दोस्तों, लियो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं राजेश आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं लियो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि आपको सभी को पता है दोस्तों कि आगे आने वाले टाइम में भी सीईटी का एग्ज़ाम भी होना है या एनटीपीसी के एग्ज़ाम अभी आगे होने हैं या कोई भी आपका वनडे एग्ज़ाम है, उसके लिए हम एक बेहतरीन सीरीज़ लेकर आए हैं। ये नेशनल जीके की अपनी, और नेशनल जीके की इस सीरीज़ के अंदर हम सारे एमसीक्यू जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में अलग अलग एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, चाहे वो एचएसएससी हो चाहे वो कोई और अदर वनडे एग्ज़ाम हो, उसके अंदर जितने भी एमसीक्यू जो इम्पोर्टेंट रहे हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर करना। तो इसमें एमसीक्यू सीरीज़ में हम क्या करेंगे, डेली हम 15 से 20 क्वेश्चंस जो है उनको पूरी डिटेल के अंदर डिस्कस किया करेंगे। सिर्फ आपका एमसीक्यू नहीं होगा, उसके बारे में पूरा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे ताकि आपका कोई भी डाउट ना हो, और कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलेंगे सारी चीज़ों के बारे में हम। ठीक है, तो हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहिए इस वीडियो के अंदर। तो चलो बिना कोई टाइम गवाए हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला जो क्वेश्चन है, देखो पोल साइंस की हमारी सीरीज रहेगी ये, और पॉलिटिकल साइंस का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको सबको दिख रहा होगा कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत या अनटचेबिलिटी। ठीक है, इसको हम छुआछूत भी कह सकते हैं। ठीक है, छुआछूत या अनटचेबिलिटी, उसको समाप्त करने का प्रावधान है। तो चार ऑप्शन है दोस्तों। पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 16, दूसरा अनुच्छेद 15, तीसरा अनुच्छेद 17 और चौथा अनुच्छेद 18। तो आप मुझे बताओ अनटचेबिलिटी या छुआछूत को समाप्त करने का जो प्रावधान है वो भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। तो पहली बात तो देखो, इसके अंदर जो हमारे ये तीनों चारों जो आपको आर्टिकल दे रखे हैं, अस्पृश्यता को जो समाप्त करने का जो प्रावधान है वो भारत के मौलिक अधिकारों के अंदर किया गया है भाई, जिसको हम फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। मौलिक अधिकारों के अंदर हमारा जो बिल्कुल पहला मौलिक अधिकार है, जिसको हम बोलते हैं समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। तो इस समानता के अधिकार के अंदर क्या किया गया है, समानता के अधिकार में 5 आर्टिकल्स को शामिल किया गया है। 14 से लेकर 18 तक के आर्टिकल हैं समानता के अधिकार में। आर्टिकल जो 14 है इसके अंदर, आर्टिकल 14 के अंदर एक बात बताई गई है, इसमें कहा गया है कि भारत में क्या होगा, विधि का शासन होगा, रूल ऑफ लॉ जिसको हम बोलते हैं, विधि का शासन। व इसमें एक बात और कही गई है, इसमें कहा गया है कि विधियों का समान संरक्षण किया जाएगा भाई। विधियों का समान संरक्षण का मतलब होता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। विधि का शासन की जो थ्योरी है वो विधि के शासन की थ्योरी हमने ली है इंग्लैंड के संविधान से। ये जो अवधारणा है विधि के शासन की, ये इंग्लैंड के संविधान से ली गई है दोस्तों, ध्यान रखना है। और प्यारे बच्चों, जो ये विधियों का समान संरक्षण है, विधियों का समान संरक्षण की जो धारणा है ये हमने ली है अमेरिका के संविधान से, हमारे संविधान के अंदर। दोनों का क्या मतलब होता है, विधि का मतलब होता है कानून, मतलब कानून का शासन होगा। विधि का शासन का मतलब है कानून का शासन होगा, सारी प्रक्रियाएं, सारे जो प्रोसीजर हैं वो कानून के तहत किए जाएंगे। ये तो बिल्कुल सिंपल है। विधियों का समान संरक्षण का मतलब क्या होता है, विधियों के समान संरक्षण का मतलब होता है कि समाज के अंदर जो लोग भी शारीरिक या मानसिक या किसी भी प्रकार से जो पिछड़े हुए हैं उनके लिए अलग से कानून जो हैं वो बनाए जा सकते हैं। समान शासन का मतलब ये नहीं है कि सबके लिए ही समान कानून बना दिए जाएंगे। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब होता है कि अगर समाज में कोई लोग पिछड़े हुए हैं या शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं तो उन लोगों के लिए कानूनों में कुछ विशेष प्रकार की छूट दी जा सकती है। इस थ्योरी को कहा जाता है विधियों का समान संरक्षण, जिसको हमने अमेरिका के संविधान से अपनाया है दोस्तों। ठीक है, तो ये तो हो गया आर्टिकल 14 की बात। दूसरा आर्टिकल 15 जो इसमें ऑप्शन में दे रखा है हमें, आर्टिकल 15 में क्या कहा गया है, आर्टिकल 15 में कहा गया है कि किसी भी भारतीय के साथ उसके धर्म, वंश, जाति, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसी की भारतीय के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा, ये कहा गया है आर्टिकल 15 के अंदर। दूसरा
आर्टिकल 16 जो है, आर्टिकल 16 में कहा गया है लोक नियोजन के अवसर की समानता। अब ये लोक नियोजन क्या होता है? तो लोक नियोजन का मतलब होता है सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता। तो लोक नियोजन में अवसर की समानता दी गई है अनुच्छेद 16 के अंदर। अनुच्छेद 17 जो है वो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है। अनुच्छेद 17 में क्या कहा गया है? छुआछूत का अंत किया गया है या अस्पृश्यता का अंत किया गया है। दोस्तों, छुआछूत का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि किसी को छूने से केवल इतना ही एक सीमित मतलब नहीं है छुआछूत का। छुआछूत का हमारे संविधान के अंदर एक बहुत विस्तार से इसको समझाया गया है और अनुच्छेद 17 में कहा गया है कि किसी भी भारतीय के साथ किसी भी प्रकार का सामाजिक भेदभाव आप नहीं कर सकते। उसकी जाति के आधार पर, उसके धर्म के आधार पर या किसी भी आधार पर आप उसके साथ सामाजिक भेदभाव या समाज में उसको अलग थलग नहीं कर सकते। अगर किया जाता है किसी भी भारतीय को उसकी जाति या धर्म या किसी और आधार पर समाज में से अलग या भेदभाव, तो वो छुआछूत माना जाएगा उसके साथ। उदाहरण के लिए, किसी भी व्यक्ति को आप इस आधार पर किसी सार्वजनिक स्थान पर जाने से नहीं रोक सकते कि उसका धर्म ये है या उसकी जाति ये है। किसी भी व्यक्तियों को होटलों में, सिनेमाघरों में, कुओं पर पानी भरने से या पार्कों में घूमने से नहीं रोका जा सकता इस आधार पर कि वो इस जाति का है या इस धर्म का है। अगर ऐसा होगा तो वो छुआछूत माना जाएगा भाई। ठीक है, तो इसका आपका राइट आंसर हो गया सी या तीसरा ऑप्शन अनुच्छेद 17। 18 में क्या बताया गया है? 18 में कहा गया है उपाधियों का अंत। इसमें उपाधियों का अंत किया गया है भाई। उपाधियों के अंत का मतलब क्या हो गया? स्वतंत्रता से पहले जो व्यक्ति समाज में अच्छा काम करता था, अंग्रेजी सरकार उन व्यक्तियों को उपाधि देती थी। जैसे महात्मा गांधी को आपने सुना होगा केसर हिंद की उपाधि दी गई, सर छोटू राम को आपने सुना होगा कि सर की उपाधि दी गई। इस प्रकार से अलग अलग लोगों को अलग अलग प्रकार की उपाधियां दी जाती थी। संविधान जब बना हमारा तो अनुच्छेद 18 में कह दिया गया भी किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की उपाधि जो है वो नहीं दी जा सकती। अब उपाधि नहीं दी जा सकती, लेकिन फिर भी आप देखते हो कि सरकार जो होती है वो हर साल क्या करती है? भारत रत्न जो है वो प्रदान करती है लोगों को या भारतीय लोगों को। अब भारत रत्न में क्या होता है? भारत रत्न में आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद जो 18 होता है हमारा, अनुच्छेद 18 के तहत ही भारत रत्न प्रदान किया जाता है। ठीक है, जो हमारा अनुच्छेद 18 होता है इसी के तहत भारत रत्न भी प्रदान किया जाता है। और भारत रत्न जो होता है वो उपाधि नहीं है किसी प्रकार की। ये उपाधि ना होकर भारत रत्न क्या है? ये एक पुरस्कार है, ये एक अवार्ड है। पुरस्कार के रूप में इसको प्रदान किया जाता है जो समाज में या लोगों के लिए अच्छा कार्य करता है उसके लिए। ठीक है, तो भारत रत्न जो है आपसे पूछे किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है, तो अनुच्छेद 18 के तहत दिया जाता है, ध्यान रखना है आपको। लेकिन भारत रत्न जो है वो पहली बार किसको दिया गया था, तो आपको ध्यान रखना है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहले भारतीय थे जिनको भारत रत्न का पुरस्कार दिया गया था। ये हमारे भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे और दूसरे राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ध्यान रखना। इसके अलावा आपसे पूछे कि पहले विदेशी कौन थे, तो जल्दी से कमेंट करके बताओ पहले विदेशी व्यक्ति कौन थे जिनको भारत रत्न का पुरस्कार दिया गया था। तो पहले विदेशी व्यक्ति कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान पहले विदेशी थे जिनको भारत रत्न का पुरस्कार दिया गया था। और ये कहाँ से संबंधित थे? ये पाकिस्तान से संबंधित थे। और खान अब्दुल गफ्फार खान की दो बातें ध्यान रखो, इन खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी भी कहा जाता है भाई, सीमांत गांधी भी इनको कह दिया जाता है। और खान अब्दुल गफ्फार खान ने अपना एक संगठन बनाया था जिसका नाम है खुदाई खिदमतदार। खुदाई खिदमतदार नामक इन्होंने अपना एक संगठन बनाया था, वो भी आपको ध्यान रखना है। प्रथम विदेशी थे जिनको भारत रत्न दिया गया था। क्यों दिया गया था? कि जिस समय हमारे देश का विभाजन हुआ था उस समय बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने भी विभाजन का विरोध किया था। और उन्हीं में से एक थे खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्होंने कहा था कि देश का विभाजन जो है वो नहीं होना चाहिए, देश एक ही रहना चाहिए, भारत पाकिस्तान अलग अलग नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो बाद में भारत सरकार ने इनको भारत रत्न का पुरस्कार दिया था। पहली महिला पूछे आपसे पहली महिला कौन थी जिनको भारत रत्न का पुरस्कार दिया गया था, तो वो थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला थी जिनको भारत रत्न का पुरस्कार दिया गया था। चलो ठीक है, इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे लिए? तो अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल
कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है, ये जो वर्ड है ये इंग्लिश का वर्ड है, हिंदी में लिख रखा है। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? हिंदी में कहा जाता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कब सेवानिवृत्त होते हैं? मतलब आपसे ये पूछा गया है कि इनका कार्यकाल कितना होता है या इनकी जो सर्विस है वो कितने समय तक रहती है। तो पहला ऑप्शन है नियुक्ति के 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। दूसरा है नियुक्ति के 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु। तीसरा नियुक्ति के 5 वर्ष या 62 वर्ष की आयु। चौथा नियुक्ति के 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। जल्दी से बताओ, जो हमारे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इनको शॉर्ट में बोल देते हैं CAG। CAG कब सेवानिवृत्त होते हैं? तो ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 हमारा। नियुक्ति के 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक वो अपने पद पर रहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? तो ध्यान रखना है, जो CAG होते हैं, कैग जो होते हैं हमारे देश के, मान लो कोई व्यक्ति ऐसा है जो 50 साल की उम्र में कैग बना, मान लो, तो आप मुझे बताओ 50 साल की उम्र में कैग नियुक्त हो गया तो उसका कार्यकाल पहले 6 साल का होगा या उसकी आयु 65 साल की पहले होगी? तो आप कहोगे सर उसकी काम करते हुए 6 साल हो जाएंगे पहले, मतलब 56 साल की उम्र होते ही वो क्या होगा? रिटायर हो जाएगा। अब कोई व्यक्ति ऐसा है, मान लो कि जो 62 ईयर में, 62 साल की एज में उसको कैग बनाया गया मान लो, और कैग बनेगा 62 साल की उम्र में, तो अब 6 साल काम करते हुए पहले होंगे या 65 साल की आयु पहले होगी? तब आप कहोगे सर उसकी एज जो है वो 65 साल होगी पहले, तो वो 65 साल की आयु में क्या हो जाएगा? रिटायर हो जाएगा भाई। मतलब या तो काम करते हुए 6 साल हो जाए, कार्यकाल उसका 6 साल हो जाए, या उसकी आयु 65 साल हो जाए, दोनों में से जो पहले होगा उस समय वो रिटायर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब ये कैग क्या होता है इसमें से आपको ध्यान रखना है। कैग जो है, इस कैग का वर्णन किया गया है हमारे संविधान के आर्टिकल 148 से लेकर 151 के अंदर। और जो कैग होते हैं, इन कैग का कार्य क्या होता है, काम क्या करते हैं ये? तो जैसे आपको नाम से पता है ऑडिटर, तो ये कैग का काम क्या होता है? ऑडिट करना होता है। किसकी ऑडिट करते हैं? केंद्र सरकार के जो खाते होते हैं या जो अकाउंट्स होते हैं, केंद्र सरकार के खातों की जांच करते हैं ये। ठीक है, खातों की जांच करते हैं। तो राज्य सरकार के खातों की जांच कौन करता है फिर? ये तो केंद्र सरकार करता है। तो ध्यान रखना है, राज्य और केंद्र सरकार दोनों का एक ही कैग होता है। राज्य सरकार के लिए कैग का 2 काम होता है। राज्य सरकार जो है, राज्य सरकार के लिए कैग 2 काम करता है। एक तो करता है अकाउंटिंग का, मतलब लेखांकन। लेखांकन का मतलब होता है खाते भी ये खुद ही बनाता है कैग राज्य सरकारों के लिए, और दूसरा काम यही होता है लेखा परीक्षण, मतलब खातों की जांच भी यही करता है, ऑडिटिंग करना भी इसी का काम होता है। तो केंद्र के लिए केवल ऑडिटिंग का काम करता है और राज्यों के लिए दोनों काम करता है। कैग एक ही होता है हमारे देश का, एक ही व्यक्ति को कैग बनाया जाता है, ध्यान रखना है। पूरे देश का एक ही कैग होगा, ये नहीं होता कि राज्यों का कैग अलग हो जाए और केंद्र का कैग जो है वो अलग हो, एक ही व्यक्ति कैग बनेगा, ध्यान रखना। तो अब जो कैग होता है इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो आपको ध्यान रखना है, कैग की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। इनकी अपॉइंटमेंट या नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। शपथ भी कौन दिलवाता है? शपथ भी इनको दिलवाता है राष्ट्रपति, लेकिन हटा नहीं सकता राष्ट्रपति। ये पद से हटाए कैसे जाते हैं कैग जो होते हैं? तो हटाने के लिए क्या करना पड़ता है? संसद के 2/3 बहुमत से बिल पास करके इनको हटाया जाता है भाई। हटाने की प्रक्रिया मुश्किल होती है, अपनी मर्जी से नहीं हटा सकता है। अब बात करते हैं भारत के पहले कैग कौन थे। अगर आपसे पूछे फर्स्ट कैग, तो भारत के पहले कैग थे नरहरि राव। और आपसे पूछे कि बताओ वर्तमान में कैग कौन है हमारे तो वर्तमान में मतलब अभी 2022 में अभी कैग कौन है हमारे? तो आपको ध्यान रखना है गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू वर्तमान में हमारे कैग है ये। और गिरीश चंद्र मुर्मू से एक बात और ध्यान रख लो, गिरीश चंद्र मुर्मू क्या है? जब जम्मू कश्मीर राज्य बना था, केंद्र शासित प्रदेश बना था, तो केंद्र शासित बनने के समय गिरीश चंद्र मुर्मू जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल बने थे। ये जम्मू कश्मीर को जब केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था तो जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल भी यही बने थे, गिरीश चंद्र मुर्मू।
क्योंकि आपको पता है कि केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। ये पहले उपराज्यपाल बने थे जम्मू और कश्मीर के। वर्तमान में जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है, तो आपको ध्यान रखना है मनोज सिन्हा। वर्तमान में है मनोज सिन्हा जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल। अब बाद में गिरीश चंद्र मुर्मू को बना दिया गया था कैग, जब मनोज सिन्हा को वहाँ का उपराज्यपाल बना दिया गया। अब जम्मू और कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया, तो केंद्र शासित प्रदेश बनाने का जो बिल है वो 5 अगस्त 2019 को हमारी संसद से पास हुआ था। लेकिन इसे लागू कब किया गया था, लागू किया गया था इसे 31 अक्टूबर 2019 को। 31 अक्टूबर को क्यों लागू किया गया, क्योंकि 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती होती है जी। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो जन्मदिन होता है उसको एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, और उन्हीं के जन्मदिन के ऊपर क्या किया गया, ये जम्मू और कश्मीर का जो बिल था उसको लागू किया गया था। ठीक है, इतनी सारी बातें आपको ध्यान रखनी है भाई। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त का मतलब होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, CEC। तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो उससे पहले एक चीज़ देखो, जो चुनाव आयोग है, इस चुनाव आयोग का वर्णन किया गया है भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 से लेकर 329 के बीच में। और मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयोग जो होता है हमारे देश का, इलेक्शन कमीशन जो होता है, चुनाव आयोग जो होता है हमारे देश का, इस चुनाव आयोग में टोटल जो है वो 3 लोग होते हैं। एक तो होता है मुख्य चुनाव आयुक्त, एक होता है मुख्य चुनाव आयुक्त, और 2 होते हैं अन्य चुनाव आयुक्त, 2 अन्य चुनाव आयुक्त। तो टोटल आपसे पूछे कि चुनाव आयोग में कितने सदस्य होते हैं, तो कुल आपको उत्तर करना है 3 सदस्य होते हैं चुनाव आयोग में। अब जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, वो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। ठीक है, ध्यान रखना, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। कार्यकाल जो होता है इनका वो सेम होता है मुख्य चुनाव आयोग का, जो हमने पिछला पढ़ा था, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु भाई। इन दोनों में से जो पहले हो जाएगा उस समय ये रिटायर हो जाएंगे। और मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं वो पहले कौन थे हमारे देश के, तो ध्यान रखना है वो थे सुकुमार सेन। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे, और वर्तमान में आपको ध्यान रखना है सुशील चंद्रा। वर्तमान में सुशील चंद्रा हमारे देश के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। ठीक है, तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी। इसका चुनाव आयोग का काम क्या होता है, आपको पता है नाम से, इसका काम होता है चुनाव करवाने का काम होता है। और इसका चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था हमारे देश में, तो चुनाव आयोग का गठन हुआ था 25 जनवरी 1950 को। इसीलिए हर साल 25 जनवरी का जो दिन होता है वो बेटा मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन से आपके 10 क्वेश्चन और बन जाते हैं, तो ध्यान रखना है, क्लास को ध्यान से देखना है और इसको शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब करो जो पहली बार जो बच्चे देख रहे हैं भाई, ताकि आपको ऐसी वीडियो लगातार जो है वो मिलती रहे। मेरी कोशिश यही रहेगी कि एग्ज़ाम में जितने क्वेश्चंस आपके जीएस पार्ट वाले रहेंगे वो सारे जो क्वेश्चंस हैं वो हम क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे हमारे। और जल्दी ही अगर आपका प्यार मिलेगा तो हम बेटा थ्योरी की क्लास भी स्टार्ट करेंगे, उसमें डिटेल में आपको थ्योरी भी करवाऊंगा। और ज़्यादा से ज़्यादा लियो क्लासेस का जो यूट्यूब चैनल है उसको शेयर और सब्सक्राइब करते रहो भाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि किसी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस बात का जो अंतिम निर्णय होता है वो कौन करता है, या यूं कह सकते हैं कि धन विधेयक है या नहीं ये कौन डिसाइड करता है। पहली बात तो धन विधेयक जो होता है, धन विधेयक जो होता है ये पेश किया जाता है अनुच्छेद 110 के तहत भाई। और धन विधेयक जो होता है 110 के तहत पेश होता है, और पहले केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है भैया, इसको राज्यसभा में पेश नहीं कर सकते, लोकसभा में ही पेश किया जाता है। और लोकसभा से पास होने के बाद ये कहाँ जाता है, ये राज्यसभा के पास जाता है। और राज्यसभा जो होती है वो धन विधेयक को अधिकतम 14 दिनों तक ही रोक सकती है।
रोक सकने का मतलब 14 दिनों के अंदर अगर राज्यसभा ने धन विधेयक को पास कर दिया बेटा तो ठीक है, अगर नहीं पास किया तो ये अपने आप पास मान लिया जाएगा। मतलब राज्यसभा की कोई शक्ति ही नहीं है धन विधेयक को लेकर, भेजा जरूर जाएगा लेकिन पास ना भी करे राज्यसभा 14 दिनों के बाद तो ये अपने आप पास मान लिया जाता है। दूसरा जो धन विधेयक होता है, इस धन विधेयक को धन विधेयक है या नहीं ये कौन डिसाइड करता है, तो आपको ध्यान रखना है ये लोकसभा का अध्यक्ष डिसाइड करता है। साफ सी बात है, पहले लोकसभा में ही आएगा तो लोकसभा का अध्यक्ष ही डिसाइड करेगा कि ये विधेयक धन विधेयक है या नहीं। धन विधेयक होता क्या है, तो इसका एग्जाम्पल हम कह सकते हैं, धन विधेयक का एग्जाम्पल आप कह सकते हो हमारे देश का जो बजट होता है बेटा, जो बजट पेश किया जाता है वो बजट क्या होता है, बजट एक प्रकार का धन विधेयक ही होता है। और बजट आपने देखा होगा कि जब पेश किया जाता है तो वो लोकसभा में पेश किया जाता है, और बजट किस अनुच्छेद के तहत पेश किया जाता है, तो बजट जो है 112 के तहत पेश किया जाता है लोकसभा के अंदर। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। एक चीज़ और ध्यान रखना है, ये जो धन विधेयक होता है, एक तो ये धन विधेयक और दूसरा एक विधेयक होता है संविधान संशोधन विधेयक। इस संविधान के अंदर संशोधन करने का अगर कोई विधेयक आया हुआ है तो दो विधेयक ऐसे होते हैं कि इन दो विधेयकों के ऊपर राष्ट्रपति भी अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता बेटा। राष्ट्रपति जो है वो अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। वीटो शक्ति का मतलब होता है अगर लोकसभा राज्यसभा से पास होकर ये राष्ट्रपति के पास गए हैं हस्ताक्षर होने के लिए तो राष्ट्रपति को इनके ऊपर साइन करने ही करने पड़ेंगे, इनको मना नहीं कर सकता राष्ट्रपति साइन करने के लिए, ध्यान रखना है। तो वो होता है धन विधेयक। कौन डिसाइड करता है, लोकसभा का अध्यक्ष डिसाइड करता है, ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय या आत्मा कहा था। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बेटा आपके एग्जाम के लिए, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और सारे कहीं ना कहीं एग्जाम्स के अंदर आए हुए हैं, ध्यान रखना है। तो जल्दी से बताओ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान का हृदय या आत्मा कहा था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की चलो बात हम बाद में करते हैं, आपसे सिंपल पूछ ले कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, किसी का नाम नहीं दे रखा होता, और सीधा पूछ ले कि बताओ संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। तो बेटा संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है अगर ये पूछे तो संविधान की आत्मा कहा जाता है प्रस्तावना को। प्रस्तावना मतलब जो हमारे संविधान की जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल को संविधान की आत्मा कहा जाता है। और प्रस्तावना भारत के संविधान में शामिल करने की जो धारणा है वो कहाँ से ली गई है, प्रस्तावना भारतीय संविधान में शामिल करने की धारणा ली गई है अमेरिका के संविधान से। लेकिन आपसे पूछे कि प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है, तो प्रस्तावना की भाषा ली गई है बेटा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ठीक है। लेकिन यहाँ पूछा गया कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने, भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा या हृदय किसे कहा है, तो आपको ध्यान रखना है भीमराव अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। और आर्टिकल 32 में क्या आता है, आर्टिकल 32 में आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था बेटा। ये क्या है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार हमें एक अधिकार प्रदान करता है कि यदि सरकार हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करती है किसी भी प्रकार से, कोई ऐसा कानून बना दे जिससे हमारे मौलिक अधिकार छीने जा रहे हैं, तो सरकार के खिलाफ हम क्या कर सकते हैं, अनुच्छेद 32 के तहत हम सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाकर सरकार के खिलाफ उसके लिए केस कर सकते हैं। वैसे किसी भी व्यक्ति को सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाकर केस करने का अधिकार नहीं होता बेटा, उसका एक प्रोसीजर होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की अपील, हाई कोर्ट की अपील हम सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी भी मामले में हमारे मौलिक अधिकारों को छीना जा रहा है तो हमें अनुच्छेद 32 ये अधिकार देता है कि हम डिस्ट्रिक्ट और हाई कोर्ट ना जाकर सीधे कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपना केस जो है वो कर सकते हैं बेटा। और सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, हमारे मौलिक अधिकारों को दिलवाने के लिए या उनको लागू करवाने के लिए बेटा 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। 5 प्रकार की रिट होती हैं, वो रिट जो है अलग किसी क्लास के अंदर हम जब थ्योरी पढ़ेंगे उसके अंदर डिस्कस करेंगे, वो यहाँ नहीं करते हम, ठीक है। तो इसीलिए ये मौलिक अधिकारों के लिए बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, अगर ये ना होता तो हमें मौलिक अधिकार रक्षा करने का अधिकार नहीं मिलता। अब इसी के तहत हम सीधा सुप्रीम कोर्ट, या ज़रूरी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ही जाया जाएगा, एक बात और ध्यान रखनी है, हाई कोर्ट भी आप जा सकते हो, आपकी मर्जी है, आप जाना चाहो तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाकर भी केस दायर कर सकते हो अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो, हाई कोर्ट भी और चाहो तो
सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। ठीक है, 5 प्रकार की रिट जारी करता है सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 4, ध्यान रखना बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट में क्या कहा गया है कि किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने की स्थिति में क्या होता है। मान लो कोई मंत्री है भारत सरकार का, मान लो उसके खिलाफ कोई अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया। पहली बात तो अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में ही पास हो सकता है बेटा, नो कॉन्फिडेंस मोशन इसको बोलते हैं। लोकसभा में लाया जाता है और लोकसभा ही उसको पास कर सकती है, और आधे से एक ज़्यादा सदस्य अगर सहमत होते हैं तो वो पास माना जाता है। किसी एक मंत्री के खिलाफ अगर अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए तो क्या होगा आप बताओ। केवल संबंधित मंत्री को त्यागपत्र देना पड़ेगा भाई, जिसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हुआ है क्या केवल वही त्यागपत्र देगा अपना, या प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देना पड़ेगा, या इसमें कहा गया कि मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा। क्या सारी मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या होगा अगर किसी एक मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो, या पास हो जाए तो। हाँ, तो ध्यान रखना है, अगर एक मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ है तो सारी मंत्री परिषद को अपना त्यागपत्र देना पड़ेगा। अगर एक मंत्री के खिलाफ अविश्वास है तो इसका मतलब सभी मंत्रियों के खिलाफ क्या होता है, अविश्वास हो जाता है। ध्यान रखना है आपको, मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। इसमें और ज़्यादा कोई डिस्कस आपको करने की जरूरत नहीं है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिघोषणा कौन जारी करता है। ये द्विवार्षिक चुनाव क्या होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि राज्यसभा जो होता है, राज्यसभा एक प्रकार का स्थायी सदन होता है हमारे संसद का। परमानेंट हाउस होता है, स्थायी सदन होता है। स्थायी सदन का मतलब होता है कि इसके जो सभी सदस्य होते हैं वो सभी सदस्य बेटा एक साथ रिटायर नहीं होते। ठीक है, सभी सदस्य एक साथ रिटायर नहीं होते। सभी सदस्य टोटल है कितने हमारे अभी वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। 245 सदस्य हैं तो सभी एक साथ रिटायर नहीं होते, तो कैसे रिटायर होते हैं? तो ध्यान रखना है, कुल सदस्यों का 1/3 जो भाग होता है, 1/3 जो पार्ट होता है, वो प्रत्येक 2 वर्ष के बाद रिटायर होता है। ठीक है, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद रिटायर होता है। अब 2 साल के बाद रिटायर होगा तो 2 साल के बाद जो सदस्य रिटायर हुए हैं उनका दोबारा चुनाव हो जाएगा। सारे एक साथ रिटायर नहीं होंगे। इसका मतलब 245 का 1/3 जो सदस्य है वो क्या होगा, 2 साल के बाद रिटायर हो जाएगा। जो रिटायर हुए उनकी जगह नए सदस्य चुन लिए जाएंगे। फिर अगले 2 साल में 1/3 और रिटायर हो जाएंगे। फिर अगले 2 साल में 1/3 और रिटायर हो जाएंगे। सारे सदस्य एक साथ रिटायर नहीं होते। ना राज्यसभा को भंग किया जा सकता कभी, इसीलिए इसको स्थायी सदन कहते हैं भाई। तो जब 2 साल के बाद चुनाव होता है राज्यसभा का, तो चुनावों को लेकर अधिघोषणा या नोटिफिकेशन कौन जारी करता है? तो आपको ध्यान रखना है, चुनाव करवाने की जिम्मेवारी किसकी होती है? निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग की होती है। हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। तो जो अधिसूचना होती है वो कौन जारी करेगा बेटा? निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग जारी करेगा। और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। एक सदस्य 6 साल के बाद रिटायर हो जाता है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु चाहिए 30 साल। मिनिमम एज जो है वो 30 साल चाहिए। उसके बाद वो जो होता है रिटायर, मतलब चुनाव लड़ सकता है 30 साल के बाद। दूसरा, राज्यसभा के अंदर 12 सदस्य ऐसे होते हैं जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो ये छोटी सी बातें हैं, ये ध्यान रखना है, राष्ट्रपति मनोनीत करता है 12 लोगों को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखना है कि लोकसभा को भंग कौन कर सकता है। तो लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास। ये क्वेश्चन यहाँ से ऐसे भी बन सकता है। तो राष्ट्रपति जो है वो किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा को भंग कर सकता है, ध्यान रखना। तो राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा को अनुच्छेद 85 के तहत भंग कर सकता है। अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा को भंग कर सकता है, ध्यान रखना। राष्ट्रपति जो है वो संसद के सत्र भी बुला सकता है, सत्रावसान भी कर सकता है और लोकसभा को भंग कर सकता है। अनुच्छेद 85 के तहत 2 पॉइंट है, ये ध्यान रखना है। अनुच्छेद 86 के तहत क्या होता है? राष्ट्रपति जो होता है वो अपना मैसेज भेज सकता है या संदेश भेज सकता है लोकसभा या राज्यसभा के अंदर, संसद के अंदर। अनुच्छेद 87 में क्या है? अनुच्छेद 87 में राष्ट्रपति जो है उसका अभिभाषण होता है। ठीक है, राष्ट्रपति का अभिभाषण या स्पेशल स्पीच होती है। अभिभाषण जो होता है राष्ट्रपति का वो 2 अवसर के ऊपर होता है। 2 अवसर कौन से होते हैं? एक तो लोकसभा के चुनाव के बाद पहली बैठक भाई,
लोकसभा के चुनाव के बाद जब पहली बैठक होती है, उस पहली बैठक में राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। दूसरा अवसर कब होता है? तो वो होता है बजट सत्र की जो पहली बैठक होती है। बजट सत्र जो होता है हर साल फरवरी में पेश किया जाता है, 1 फरवरी को बजट सत्र की जो पहली बैठक होती है उसमें राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, दोनों सदनों को राष्ट्रपति संबोधित करते हैं। वो होता है अनुच्छेद 87 के तहत। 86 के तहत संसद में अपना संदेश भेज सकते हैं राष्ट्रपति। और 85 के अंतर्गत 2-3 बातें हैं। 85 में एक तो होता है संसद के सत्र बुला सकता है राष्ट्रपति, और संसद के हमारे देश में 3 सत्र होते हैं बेटा। पहला होता है बजट सत्र, दूसरा होता है मानसून सत्र, और तीसरा होता है शीतकालीन सत्र। अब पेपर में प्रश्न आ जाता है कि इनमें से कौन सा संसद का एक सत्र नहीं है, तो ग्रीष्मकालीन और दे देता है लिखकर। ग्रीष्मकाल नाम का कोई सत्र नहीं होता, 3 सत्र होते हैं, बजट, मानसून और शीतकालीन। कौन बुलाता है? अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति बुलाता है। दूसरा, अनुच्छेद 85 में एक बात और है, वो है सत्रावसान भी राष्ट्रपति करता है भाई। सत्रावसान का मतलब होता है प्रेरोगेशन। प्रेरोगेशन का मतलब होता है सत्र खत्म होने की घोषणा भी राष्ट्रपति करता है। तीसरा, जो 85 के अंदर ये कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा को भंग कर सकता है भाई। राज्यसभा तो भंग होती नहीं है कभी, तो यहाँ लोकसभा को भंग कर सकता है। भंग का मतलब होता है सारे सदस्य रिटायर हो जाएंगे और नए सिरे से चुनाव होगा फिर, ठीक है। 5 साल के बाद तो अपने आप ही भंग हो जाती है लोकसभा। अगर बीच में चाहे तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर बीच में भी भंग कर सकता है, 5 साल से पहले भी, लेकिन वो प्रधानमंत्री कहने से करता है, अपनी मर्जी से नहीं करता। तो आपका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 85। चलो नेक्स्ट। अगला, किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रीवी पर्स मान्यताएं तथा विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए? अब ये प्रीवी पर्स क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है, जिस समय हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, आज़ाद हुआ था, उस समय हमारे देश में लगभग 552 रियासतें थी, ठीक है। इन 552 रियासतों को भारत के अंदर शामिल होने के लिए मनाया गया था कि भारत में शामिल हो जाओ आप। अब कोई भी राजा जो है जिसको भारत में शामिल होना है वो बिना किसी लालच के शामिल नहीं होगा। अब मान लो मैं किसी रियासत का शासक हूँ और मुझे कहा जाए कि आप अपनी गद्दी छोड़ दो और भारत में शामिल हो जाओ, तो मैं अपनी कुछ शर्तें रखूँगा। और शर्तें उस समय के राजाओं ने रखी थी स्वतंत्रता के समय कि उनको कुछ विशेष अधिकार दिए जाए। एक तो उनके ऊपर टैक्स नहीं लगते थे, कितना भी पैसा रख सकते थे, उनके जो महल होते थे उनके अंदर वो रहते थे, कई प्रकार के उनके विशेषाधिकार थे राजाओं के जो उस समय थे, वो सरकार को देने पड़े उस समय, क्योंकि मजबूरी थी कि उनको भारत में शामिल करना था हमें। धीरे धीरे करते करते क्या हुआ, जनता के बीच में एक रोष बढ़ा कि इनके जो विशेषाधिकार है जो राजाओं महाराजाओं को, इनको खत्म किया जाए। तो इंदिरा गांधी की सरकार थी 1971 में। 1971 में हमारे देश में लोकसभा के चुनाव भी हुए थे। उस लोकसभा के चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा बना था ये प्रीवी पर्स का। इंदिरा गांधी ने इस प्रीवी पर्स को खत्म कर दिया, विशेषाधिकार उनको कहा जाता था, उसको खत्म कर दिया। अब क्वेश्चन ये, किस संशोधन के तहत खत्म किया गया था? 1971 में किया गया था। 1971 में इंदिरा गांधी ने नारा दिया था गरीबी हटाओ का भी, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। तो वो संशोधन कौन सा हुआ था? वो संशोधन हुआ था 26वां संविधान संशोधन, ध्यान रखना है। 26वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रीवी पर्स को खत्म कर दिया गया था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगले में है कि संविधान की किस अनुसूची में राज्यपाल, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश आदि के वेतन दिए गए हैं? तो वेतन जो बताए गए हैं बेटा, वो वेतन बताए गए हैं इनके दूसरी अनुसूची के अंदर, ठीक है। दूसरी अनुसूची में मुख्य पदाधिकारियों के वेतन है, तो चौथा ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। तीसरी अनुसूची के अंदर क्या है? मुख्य पदाधिकारियों की शपथ का वर्णन है तीसरी अनुसूची के अंदर। चौथी में अच्छा पांचवी है, पांचवी में है वो एससी तथा एसटी से संबंधित है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो क्षेत्र हैं उनके प्रशासन और उनके कंट्रोल या नियंत्रण का वर्णन है 5वीं अनुसूची के अंदर। 7वीं अनुसूची के अंदर क्या है? केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा है भाई, ठीक है। केंद्र व राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया गया है। और कैसे किया गया है? इसमें 3 अनुसूचियां या 3 सूचियां शामिल की गई हैं। 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं। एक है केंद्र सूची, एक होती है राज्य सूची और एक होती है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची को कहाँ से लिया गया है? इसको ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है बेटा।
केंद्र सूची का मतलब इसके अंदर वो सारी बातें लिखी गई है जिसके ऊपर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है, निर्णय ले सकती है। राज्य सूची में सारी वो बातें जिनके ऊपर केवल राज्य सरकार कानून बना सकती है या निर्णय ले सकती है कोई भी। संवर्ती सूची में दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं, केंद्र भी और राज्य भी, उसको संवर्ती सूची कहा जाता है। केंद्र सूची में वर्तमान में लगभग 100 विषय हैं, राज्य सूची में वर्तमान में 61 और संवर्ती सूची में है वर्तमान में 52 विषय। ठीक है, ध्यान रखना है ये। तो आपका उत्तर होगा दूसरी अनुसूची, आपसे वेतन का पूछा था। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने हेतु कितने दिन पूर्व उसे नोटिस देना होता है। पहली बात तो महाभियोग समझो, महाभियोग क्या होता है, राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने की जो प्रक्रिया होती है, राष्ट्रपति को पद से हटाने की जो प्रक्रिया होती है उसी को कहा जाता है महाभियोग। और महाभियोग जो चलाया जाता है वो आर्टिकल 61 के तहत चलाया जाता है, अनुच्छेद 61 के तहत चलाया जाता है बेटा। ठीक है, अनुच्छेद भी इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना है। इसके अलावा महाभियोग का जो प्रस्ताव है वो संसद में लाया जाएगा और संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है भाई, चाहे लोकसभा में लेकर आओ चाहे राज्यसभा में लेकर आओ, मर्जी है जो राष्ट्रपति को हटाना चाहते हैं। लेकिन जिस भी सदन में लाया जाएगा उस सदन के उसके कुल सदस्यों का 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए उस प्रस्ताव पर। हटाने का जो प्रस्ताव ला रहे हैं, मान लो राज्यसभा ला रही है तो राज्यसभा में प्रस्ताव लाने के लिए कुल सदस्यों के 1/4 सदस्यों के उसके ऊपर साइन होंगे तभी वो लाया जा सकता है, वरना नहीं लाया जा सकता। अब अच्छा, दूसरा, प्रस्ताव लाने से पहले, प्रस्ताव लाने से 14 दिन पहले या 2 सप्ताह कह लो, 2 सप्ताह पहले राष्ट्रपति को नोटिस देना होता है। तो आपका उत्तर आपको मिल गया, कितने दिन पहले नोटिस देना होता है, 14 दिन पहले राष्ट्रपति को नोटिस देना होता है। बिना नोटिस दिए राष्ट्रपति को हटाने का अविश्वास प्रस्ताव जो है वो, ये सॉरी महाभियोग का जो प्रस्ताव है वो नहीं लाया जा सकता। किसी भी सदन में ला सकते हैं वैसे। पहला सदन में, जिस सदन में प्रस्ताव आएगा वो क्या करेगा, राष्ट्रपति के ऊपर लगे आरोपों की जांच करेगा। अच्छा, हटाने का प्रस्ताव क्यों लाया जाएगा, किस आधार पर हटाने का प्रस्ताव लाया जा सकता है बेटा, तो आपको ध्यान रखना है, एक तो मिसबिहेवियर और दूसरा इनकैपेसिटी, मतलब अक्षमता और कदाचार के आधार पर ही राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है, ध्यान रखना है। मतलब वो कोई संविधान के खिलाफ कोई काम करे तभी उनके खिलाफ हटाने का प्रस्ताव आ सकता है। आज तक भारत के किसी भी राष्ट्रपति को हटाने की कोशिश नहीं की गई है, कभी भी किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग का प्रस्ताव नहीं लाया गया है बेटा, ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपका उत्तर आ गया 14 दिन। इसके बाद देखो अगला, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। निर्वाचन का मतलब होता है चुनाव। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है बेटा, वो राष्ट्रपति का चुनाव होता है अनुच्छेद 54 के तहत। राष्ट्रपति के पद का जो वर्णन किया गया है, राष्ट्रपति के पद का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 52 में। 53 में राष्ट्रपति की शक्तियां हैं और 54 के अंदर राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया कि राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो किस प्रकार से होगा, कैसे होगा। ठीक है, अनुच्छेद 51 जो है, अनुच्छेद 51 में कहा गया है, ये वैसे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आते हैं, भाग 4 में अनुच्छेद 51 जो है, इसमें कहा गया है कि भारत जो है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देगा। भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देगा, वे दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी नहीं करेगा, कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे जो है वो कभी दो देशों के बीच में झगड़ा शुरू हो जाए या भारत का किसी दूसरे देश के साथ झगड़ा शुरू हो जाए, वो बातें। अनुच्छेद 50 आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है, इसमें न्यायपालिका की स्वतंत्रता का वर्णन है भाई। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मतलब होता है कोर्ट के ऊपर किसी भी अधिकारी का किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं है कि किस केस में क्या फैसला सुनाना है उसको। राष्ट्रपति भी किसी भी कोर्ट के जज के ऊपर दबाव नहीं डाल सकता कि ये मेरे दोस्त का केस है, तू थोड़ा सा इसमें देख लेना, नहीं कर सकता। आपसी भाईचारा है वो अलग बात है। दबाव देकर किसी जज के ऊपर कोई भी अधिकारी किसी प्रकार का काम नहीं करवा सकता, क्योंकि जज किसी के दबाव में आकर काम नहीं करते। एक बार कोर्ट में जज बनने के बाद उनको हटाना या उनके पद की जो सेवाएं हैं उनको प्रभावित करना वो बहुत मुश्किल कार्य होता है, वो नहीं किया जा सकता, इसलिए वो दबाव में आकर काम जो है वो करते नहीं है। 57 में कहा गया है कि राष्ट्रपति कितनी भी बार बन सकता है, वो इतना कोई ज़्यादा खास नहीं है। अगला देखो, विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना भाग विधानसभा से चुनकर आता है। विधानसभा द्वारा चुना जाता है, ये हम कह सकते हैं। कितने जो टोटल विधान, देखो राज्यों के अंदर 2 सदन होते हैं, एक होती है विधानसभा
और दूसरा सदन हो सकता है विधान परिषद। हो सकता है मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कंपलसरी नहीं है विधान परिषद होना। विधानसभा हर एक राज्य में होनी कंपलसरी है। इसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, विधान परिषद को बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो हर एक राज्य में विधानसभा तो होगी होगी, विधान परिषद होनी कंपलसरी नहीं होती। वर्तमान में हमारे देश के केवल 6 ही राज्य ऐसे हैं जिनमें विधान परिषद है। और ये 6 राज्य कौन कौन से हैं तो आपको ध्यान रखना है। ये 6 राज्य हैं उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक और तेलंगाना। याद करने के लिए सबका पहला पहला अक्षर लिख लो। उत्तर प्रदेश को आप शॉर्ट में यूपी बोलते हैं, यूपी को आप ध्यान रखो ऊपर से, मतलब ऊपर आगे सबका पहला पहला अक्षर। आंध्र प्रदेश का आ, महाराष्ट्र का मैं, बिहार का बी, कर्नाटक का कै और तेलंगाना का ते। तो क्या बन जाएगा, ऊपर आम बिकते। ऊपर आम बिकते वो राज्य हैं बेटा जिनके अंदर विधान परिषद भी है और विधानसभा भी है। द्विसदनात्मक व्यवस्था वाले राज्यों की ट्रिक बन जाती है आपकी। क्वेश्चन ये पूछा है कि अच्छा इनका जो चुनाव होता है विधानसभा का तो होता है प्रत्यक्ष और विधान परिषद का होता है अप्रत्यक्ष। विधान परिषद के जितने कुल सदस्य होते हैं उनका कुछ भाग विधानसभा के सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। तो कितना भाग चुना जाता है, 1/3 भाग चुना जाता है। ध्यान रखना है आपको। विधानसभा 1/3 भाग जो है विधान परिषद का वो विधानसभा के द्वारा चुना जाता है बेटा। 1/6 भाग जो है विधान परिषद का ये राज्यपाल जो है वो मनोनीत करता है। ठीक है, मनोनीत करता है कौन, राज्यपाल। तो इसका भी ध्यान रख लो। 1/4 1/5 का कुछ नहीं होता। चलो इसके बाद अगला देखो, संविधान के अनुच्छेद 75 में किसके बारे में चर्चा की गई है। ये भी इंपॉर्टेंट है। संविधान के अनुच्छेद 75 में किसके बारे में चर्चा है। तो संविधान के अनुच्छेद 75 में महान्यायवादी जो है, महान्यायवादी के पद का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 76 में। उच्च न्यायालय जो है इनका वर्णन है अनुच्छेद 214 में। मंत्रिमंडल जो है ये अनुच्छेद 352 के अंदर आती है। आपातकाल के वाला जो चैप्टर उसके अंदर आती है ये। तो बच कौन सा गया, मंत्रि परिषद। मंत्रि परिषद का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 75 में। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट है, किसी सदस्य द्वारा किसी अन्य सार्वजनिक महत्व के विषय पर विचार करने के लिए सदन की चल रही वर्तमान कार्यवाही बंद करने का प्रस्ताव क्या कहलाता है। भाई मान लो कि संसद में कोई कार्रवाई चल रही है, लोकसभा या राज्यसभा में, मान लो किसी भी सदन में, आपसे क्या पूछना चाह रहा है वो मैं आपको समझाता हूँ। कोई कार्रवाई चल रही है, मान लो किसी बिल के ऊपर या किसी प्रस्ताव के ऊपर चर्चा चल रही है। एक सदस्य आता है और वो अपना अलग से प्रस्ताव लेकर आता है और वो कहता है कि ये कार्रवाई जो आप कर रहे हो, ये काम जो आप कर रहे हो इतना कोई ज़रूरी नहीं है, इससे ज़रूरी ये कोई काम है, ये कर लीजिए। तो वो दूसरा काम शुरू करवाने, पहले वाला काम बंद करवाकर दूसरे वाला काम शुरू करवाने के लिए जो प्रस्ताव लाया जाता है वो प्रस्ताव क्या कहलाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो उसको क्या कहलाता है, स्थगन प्रस्ताव कहलाता है। भाई स्थगन का मतलब होता है पोस्टपोन। एक बार वो काम आप रोक दो जो कर रहे हो, मैं जो बता रहा हूँ वो सार्वजनिक महत्व का काम है, उसको पहले कर लीजिए, तो वो स्थगन प्रस्ताव कहलाता है भाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट में कहा गया कि संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो केंद्रीय सूची है उसमें कितने विषय हैं। उसमें भी आपको मैंने बताया था, केंद्रीय सूची मतलब केंद्र सूची, उसमें 100 विषय हैं। पहले उसमें कितने होते थे, 97 विषय होते थे, ध्यान रखना है। वर्तमान में 100 विषय हैं उसके अंदर। ठीक है, चलो ये हमने डिस्कस कर लिया पहले। नेक्स्ट देखो, पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है। तो पंचायती राज प्रणाली सत्ता के विकेंद्रीयकरण पर, शक्तियों के केंद्रीयकरण पर, सत्ता के केंद्रीयकरण पर या न्याय के विकेंद्रीयकरण पर आधारित है। तो किस पर आधारित है पंचायती राज व्यवस्था, तो आपको ध्यान रखना है सत्ता के विकेंद्रीयकरण पर आधारित है। सत्ता का विकेंद्रीयकरण क्या होता है बेटा, 2 वर्ड होते हैं, एक केंद्रीयकरण होता है और एक विकेंद्रीयकरण। एक होता है सेंट्रलाइजेशन और एक होता है डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन मतलब केंद्रीयकरण और डिसेंट्रलाइजेशन मतलब विकेंद्रीयकरण। सेंट्रलाइजेशन या केंद्रीयकरण का मतलब तो होता है सारी सत्ता केवल एक ही केंद्र के ऊपर सीमित होकर रह जाए। एक ही स्तर की सरकार के पास अगर सारी शक्तियां होगी वो तो होता है सत्ता का केंद्रीयकरण। अब एक स्तर की सरकार से शक्तियां लेकर उसको अलग अलग स्तर की सरकार में बांट देना वो क्या कहलाता है, सत्ता का विकेंद्रीयकरण। भारत में जो सत्ता है या जो सरकार है वो 3 स्तर की सरकार है। सबसे ऊपर है केंद्र सरकार,
दूसरे नंबर पर आती है राज्य सरकार और तीसरे पर आ जाता है स्थानीय स्वशासन। तो भारत में केंद्रीयकरण की व्यवस्था नहीं है बेटा। केंद्रीयकरण तो वो होता जब सारी की सारी शक्तियां किसके पास होती, केवल एक ही स्तर की सरकार के पास होती केंद्र में, जैसे चीन के अंदर है। हमारे यहाँ विकेंद्रीयकरण है। विकेंद्रीयकरण मतलब होता है केंद्र से कुछ शक्तियां लेकर राज्य को दे रखी है और राज्य से कुछ शक्तियां लेकर स्थानीय स्वशासन को दे रखी है। हमने अलग अलग जगह पर शक्तियों को बांट रखा है, एक ही व्यक्ति के पास सारी सत्ता नहीं है। तो वही इसीलिए कहा गया है सत्ता का विकेंद्रीयकरण है पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, शक्तियों को बांटा गया है निचले स्तर तक इसमें। नेक्स्ट है शिक्षा पहले राज्य सूची के अंतर्गत आती थी। ठीक है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे समवर्ती सूची में लाया गया है? तो आपको ध्यान रखना है शिक्षा राज्य सूची के अंतर थी, बाद में इसको राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया। समवर्ती सूची में किस संशोधन के द्वारा डाला गया था? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको डाला गया था। और ये कब हुआ था? 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंदर हुआ था। 5 विषय निकाले गए थे। क्या है बेटा, देखो ध्यान से, राज्य जो सूची है, इस राज्य सूची में पहले 66 विषय हुआ करते थे, वर्तमान में 61 है। और जो समवर्ती सूची है बेटा, इस समवर्ती सूची में पहले 47 विषय हुआ करते थे, अब कितने हो गए हैं? 52 हो गए। केंद्र सूची में मैंने बताया 100 विषय। तो आप देखो यहाँ से 5 विषय घट गए और यहाँ 5 विषय जुड़ गए। यहाँ से 5 विषयों को निकालकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया। किस संविधान संशोधन द्वारा डाला गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। कौन कौन से 5 विषय थे? एक तो आपको पता ही लग गया, शिक्षा था भाई। शिक्षा के अलावा एक था नाप व तोल, वेट एंड मेजरमेंट्स। एक था न्यायिक प्रशासन। न्यायिक प्रशासन मतलब जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन। एक था वन, फॉरेस्ट, और एक था वन्य जीव संरक्षण, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। तो ये 5 विषय ऐसे थे जिनको राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में डाला गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में। ठीक है, कर लोगे ना? नेक्स्ट देखो भाई, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर के लिए। मौलिक कर्तव्य देखो बेटा, पहली बात तो जब हमारा संविधान बना था, उस संविधान, मूल संविधान में जो हमारा 26 नवंबर 1949 को जो बनकर तैयार हुआ था, उस संविधान में मौलिक कर्तव्य थे ही नहीं हमारे संविधान में। इनको बाद में जोड़ा गया हमारे देश के संविधान के अंदर। बाद में जोड़ा गया तो कब जोड़ा गया आपको ध्यान रखना है। एक कमेटी बनी थी जिसका नाम था सरदार स्वर्ण सिंह समिति। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के ऊपर एक संशोधन किया गया था 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भारत के संविधान में जोड़ा गया था। संविधान में जोड़ा गया तो इनके लिए एक नया भाग जोड़ा गया संविधान में, और वो भाग कौन सा जोड़ा गया? भाग 4A। और एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया इनके लिए, और अनुच्छेद कौन सा जोड़ा गया? अनुच्छेद 51A। ठीक है, इसका मतलब जो मौलिक कर्तव्य हैं ये कौन से अनुच्छेद में है? 51A के अंदर है, ध्यान रखना है इसके अंदर है। और मौलिक कर्तव्य जो हैं वो कितने जोड़े गए थे? शुरू में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, लेकिन वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं, ध्यान रखने हैं। 11वां मौलिक कर्तव्य जो है ये 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 के अंदर जोड़ा गया था। और 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है बेटा? 6 से 14 साल तक के बच्चों के माता पिता का कर्तव्य बताया गया है कि अपने बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करवाए। जो आपको शिक्षा यहाँ मिल रही है वो सभी माता पिता अपने बच्चों को उपलब्ध करवाए, 14 साल तक के बच्चे जो हैं उनको, क्योंकि 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 21A के अंदर, मौलिक अधिकारों के अंदर, वहाँ पर भी ये बात जोड़ी गई है बेटा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। बस चलो आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन है बेटा हमारे। तो आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो क्लास को, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, टीचर्स को भी मोटिवेशन चाहिए होता है। आप जितना ज़्यादा लाइक, जितना ज़्यादा शेयर, जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करोगे उतनी ही और बेहतर क्लास लेकर आने की कोशिश करेंगे बेटा। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत में।